student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Sri Ganganagar. We are studying the law of evidence, and next question is explain the following: proved, disapproved, not proved, may presume, shall presume and conclusive proof. So यहाँ पे एविडेंस लॉ के अंडर ये बताया गया है कि कब आप किसी फैक्ट को, किसी भी एविडेंस को, आप फैक्ट बोल सकते हैं, या किसी भी एविडेंस को प्रूव मान लेंगे, डिसअप्रूव कर देंगे, या मानेंगे कि ना तो वो प्रूव है ना वो डिसअप्रूव है, या फिर आप कब किस फैक्ट को जो है, किसी एविडेंस को सिद्ध कर लेंगे, या यहाँ पे आप मे प्रज्यूम करेंगे, शैल प्रज्यूम करेंगे, या कंक्लूसिव प्रूफ यहाँ पे उसको करेंगे. सो सबसे पहले देखेंगे कि कब जो है कोई फैक्ट या कोई एविडेंस जो है कोर्ट में प्रूव्ड मान लिया जाता है, सिद्ध मान लिया जाता है, और कब उसको डिसअप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड माना जाता है. तो सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में बात करता है. 1872 जो है इन चीज़ों के बारे में बात करता है. देखिए, एविडेंस लॉ, बेस्ट एविडेंस लॉ जो वही है जो कोर्ट को गाइड करे, ये आपने पहले पढ़ा, कोर्ट को रास्ता बताए, कोर्ट को हेल्प करे टू एडमिनिस्टर द जस्टिस, किस तरीके से जस्टिस को जो है एडमिनिस्टर किया जा सके. सो एविडेंस लॉ में बताया गया है कि कब आप किसी फैक्ट को या किसी एविडेंस को प्रूव्ड मान लेंगे, कब उसको डिसअप्रूव्ड कर देंगे, या कब उसको आप नॉट प्रूव्ड मानेंगे. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. प्रूव्ड मीन्स कब उसको सिद्ध मान लेंगे कि ये माना जाएगा, ये एविडेंस सिद्ध है, प्रूव्ड है. According to section 3, a fact is said to be proved when after the considering the matter before it, court either believes it to exist or consider its existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the superstitious that supposition that it exists. तो रियल मीनिंग इसका क्या है पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि कब किसी फैक्ट को या किसी एविडेंस को कोर्ट सिद्ध मान लेती है, प्रूव मान लेती है. कब मानती है? कोई ऐसा फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड कब माना जाता है? व्हेन आफ्टर द कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट, जब उसको, उस फैक्ट को, उस एविडेंस को कोर्ट में कंसिडर किया जाता है. द कोर्ट ईदर बिलीव्स इट, और कोर्ट इसमें विश्वास करती है, उस एविडेंस पे विश्वास कर लेती है, या फिर कंसिडर इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन आउट, या फिर उसको ये मानती है, उसको हाईली प्रोबेबल मानती है कि ऐसा हुआ है. जैसे कि कोई आम इंसान किसी घटना को देखता है तो उसको लगता है कि ये बात हुई है, उसी तरीके से कोर्ट भी कंसिडर कर लेती है कि वो एविडेंस, वो फैक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है. उस कंडीशन में ये मान लिया जाएगा कि फैक्ट वो प्रूव्ड है. देखिए, ये है सेक्शन 3 की लैंग्वेज. अब इसको सिंपल वे में देखते हैं तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी. तो यहाँ से आपने ये देख लिया कि किसी फैक्ट को तब प्रूव माना जाता है जब कोर्ट उसको मान ले कि वो एग्जिस्ट करता है, या फिर उसकी एग्जिस्टेंस उसको हाईली प्रोबेबल लगती है कि ऐसा हुआ है. जैसे कि कोई आम इंसान किसी चीज़ को देखने के बाद किसी चीज़ को होते हुए मान लेता है. देखिए, वी आर परफॉर्मिंग सेवरल एक्ट इन दिस फिजिकल वर्ल्ड बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस अटेन द कंप्लीट सर्टेनिटी इन ऑल एक्टिविटीज़. देखिए, हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में, दुनिया में बड़े सारे एक्ट करते हैं, लेकिन हर एक हमारे एक्ट पे एक कंप्लीट सर्टेनिटी नहीं होती है. हमें उस चीज़ की पूरी जानकारी नहीं होती है, वो कहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ था, कई बार हमें पता नहीं होता है. हेंस वी हैव नो अदर ऑप्शन देन टू एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी प्रोबेबिलिटी. तो हम उस कंडीशन में, हमारे पास और तो कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन वहाँ पे हम एक अनुमान लगा सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ वहाँ पे कर सकते हैं कि कितनी सारी बातें जो हैं हो रही हैं, और उनका एक अनुमान लगा सकते हैं. कोर्ट इटसेल्फ ऑल्सो टेक्स असिस्टेंस ऑफ दिस कंसेप्ट. कोर्ट भी इन चीज़ों की असिस्टेंस लेती है. देखिए, कई बार कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं जो कि प्रूव करना मुश्किल हो जाते हैं. जैसे रेप के केसेस हैं. रेप के केसेस में कंसेंट और विल बहुत इंपॉर्टेंट है.
एट द टाइम ऑफ रेप उस वुमेन की कंसेंट थी या नहीं थी, इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ हम पता कर सकते हैं कि वो एक रेप था या नहीं था। इसी चीज़ को यहाँ पे बोला गया है। और जब हाईली प्रोबेबिलिटी वहाँ पे हो और कोर्ट भी इन चीज़ों को मानते हैं कि वो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, कोर्ट उस फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को जो है एग्जिस्ट हुआ मानता है, जैसे कोई आम इंसान किसी चीज़ को देखते हुए मानता है, तो उस कंडीशन में उस फैक्ट को प्रूव मान लिया जाता है। ये है आपके पास पूरी चीज़। कोर्ट कैन ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी इफेक्ट ईदर डेफिनेटली बिलीव अपॉन इट। तो कोर्ट किसी फैक्ट को तब प्रूव्ड मानती है, या तो कोर्ट उस फैक्ट को कंप्लीटली मान ले कि ऐसा हुआ है, या फिर उसकी एग्जिस्टेंस जो है, उस फैक्ट की जो एग्जिस्टेंस अस्तित्व है वो हाईली प्रोबेबल है। मीन्स कि ऐसा हुआ है, उसको कोर्ट को पूरा लग रहा है, या तो पूरी तरह मान ले या उसको हाईली प्रोबेबिलिटी है कि उसको लग रहा है कि ऐसा हुआ है। दोनों ही कंडीशन में उस केस में, उस विटनेस में उस फैक्ट को प्रूव्ड मान लिया जाएगा। वाइल डूइंग सो द कोर्ट हैज़ टू एक्ट लाइक अ ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन। तो उस कंडीशन में कोर्ट जो है उसी तरीके से बिहेव करती है जैसे कोई एक साधारण बुद्धि वाला इंसान। जो साधारण बुद्धि वाले इंसान के सामने कोई चीज़ हुई है या उसको प्रोबेबिलिटी लगती है, तो वो मानता है कि ऐसा हुआ है, तो उस कंडीशन में वो उसको प्रूव्ड मान लेता है। वैसे ही कोर्ट भी एक्ट करती है। एग्जाम्पल देखेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर वहाँ पे हो जाएगा। देखिए जो कुछ केसेस आपके पास वैसे यहाँ पे, पहले एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपकी क्लैरिटी और आ जाएगी। ए इज एलिज विद थेफ्ट इन द बीज हाउस। ए पे आरोप लगे हैं कि उसने बी के घर में चोरी की है। 3 विटनेसेस टेस्टिफाई इन द एविडेंस। 3 साक्षी हैं उसके अगेंस्ट जिन्होंने कोर्ट में टेस्टिफाई किया है, गवाही दी है कि ए कमिटेड थेफ्ट, की ए ने ही बी के घर में चोरी की है। ए इज कॉट एट द प्लेस ऑफ क्राइम। और ए को जो है उस जहाँ पे वो जो है ये क्राइम हुआ है, जहाँ पे ये अपराध हुआ है, वहाँ पे पकड़ा भी गया। एंड स्टोलन प्रॉपर्टी, चोरी हुई प्रॉपर्टी भी उससे जब्त कर ली गई और उसके पोजेशन में ही थी। और ए ने उसको कन्फेस भी कर लिया, मान भी लिया कि मैंने चोरी की है। अब और इसमें क्या रहा प्रूव करने के लिए, दैट इज प्रूव्ड थिंग। तो यहाँ पे क्लियर है कि जहाँ पे कोर्ट ने इन सभी साक्ष्यों को देखा और मान लिया कि क्लियर है, तो ये फैक्ट क्या है, प्रूव्ड है अपने आप में। तो या तो कोर्ट की ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं, या तो कोर्ट उस फैक्ट पे, उस एविडेंस पे कंप्लीटली रिलाई कर ले, या फिर उस फैक्ट की एग्जिस्टेंस जो है उसकी हाईली प्रोबेबिलिटी जो है उस कोर्ट को लग रही है कि ऐसा हुआ है, तो फैक्ट को कोर्ट प्रूव मान लेगी और उस पर्सन को सजा वहाँ पे दे देगी, या उसके बेसिस पे किसी को छोड़ सकती है उस द बेसिस ऑफ दैट एविडेंस। विजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केसेस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रूव्ड डज नॉट मीन टू बी प्रूव्ड ऑफ मैथमेटिकल लेवल। अब किसी चीज़ को आप मैथमेटिकल लेवल से तो प्रूव नहीं कर सकते, साइंटिफिक तरीके से आप हर चीज़ को मैथमेटिकली चीज़ों से प्रूव नहीं कर सकते हैं। प्रूव का मतलब यहाँ पे ये है कि वैसा करना भी इम्पॉसिबल है। प्रूव का मतलब यहाँ पे ये है कि विद सच एविडेंस विच इनकरेज एन ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन टूवर्ड अ पर्टिकुलर कंक्लूजन। यहाँ पे एक कोई साधारण आदमी भी जो है उस सारे चीज़ को देखने के बाद एक अनुमान लगा सके कि हुआ क्या है। एक साधारण बुद्धि वाला इंसान भी जो है उस सारे घटनाक्रम को देखने के बाद ये अनुमान लगा सके क्या हुआ है। उसी तरीके से कोर्ट भी एक्ट करती है। बहुत अच्छा यहाँ पे विजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केसेस में लिखा है कि प्रूव करने से मतलब किसी मैथमेटिकली लेवल पे प्रूव करने से नहीं है, वो इम्पॉसिबल है। सिर्फ जरूरी क्या है कि जो भी हुआ है वो एक आम इंसान भी उसको महसूस करे कि ऐसा हुआ है, दैट इज इनफ फॉर प्रूविंग दैट थिंग। दूसरा आपके पास जो केस लॉ यहाँ पे है वो है बब्बूदा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है, AR 1992 सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द डाउट कैन नॉट टेक प्लेस ऑफ एविडेंस नॉर जज कैन हैव मॉरल फेथ दैट अक्यूज इज गिल्टी। डाउट इज एन ओशन विदाउट शोर्स। देखिए कोई भी चीज़ जो है विदाउट डाउट प्रूव होनी चाहिए। अगर किसी भी फैक्ट में या किसी भी एविडेंस में कोई डाउट है तो जज को उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि डाउट तो वो चीज़ है ना, ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं है। शक जो है ना उसका कोई किनारा नहीं है, आपने पढ़ा होगा इसको। So it has been said up to the extent in the case of the SD Sony versus state of Gujarat के केसेस में भी the graver the offense stricter should be the degree of the proof। जितना
खतरनाक ऑफेंस, जो बहुत ही संगीन अपराध हुआ है, प्रूफ की डिग्री भी उतनी ही स्ट्रिक्ट वहाँ पे होनी चाहिए। सो आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल भी है जो अभी आपने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि जहाँ पे सारी बातें क्लियर हैं। कोर्ट भी उसी तरीके से रिलाई करेंगे जैसे आम इंसान को पता चला है। 3 बंदे वहाँ पे गवाही दे रहे हैं कि ए ने बी के घर में चोरी की है, उसके कपड़े जो चोरी का सामान भी उससे जब्त हुआ, उसने मान भी लिया, तो ये चीज़ तो प्रूव ही तो है उसमें, और क्या करना है। डिसअप्रूव, कोर्ट कब किस फैक्ट को या किसी एविडेंस को डिसअप्रूव कर देती है। डिसअप्रूव इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द प्रूव, तो प्रूव सिद्ध का जो है बिल्कुल उल्टा है डिसअप्रूव। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसअप्रूव्ड। अब ये जो डेफिनेशन हमने प्रूव की पढ़ी ना, यही जो है बिल्कुल डिसअप्रूव की है, तो इतना मुश्किल नहीं है। एक फैक्ट को तब डिसअप्रूव माना जाएगा जब आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर, उस मैटर को कोर्ट में कंसिडर करने के बाद कोर्ट या तो उस पर ये मान ले कि ये मैटर ये जो फैक्ट है या एविडेंस है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, या उसकी जो नॉन एग्जिस्टेंस है वो हाईली प्रोबेबल है। और उसी तरीके से जैसे एक आम इंसान किसी चीज़ घटनाक्रम को देखने के बाद ये सामने बता सकता है कि ऐसा तो हुआ ही नहीं है, उसी तरीके से कोर्ट भी उसको नहीं मानेगी। तो देखिए यहाँ पे ये बोला गया है कि कोई भी फैक्ट तब डिसअप्रूव माना जाएगा जब उसको कोर्ट में जब कंसिडर किया जाए तो कोर्ट ये मान ले कि ऐसा हुआ ही नहीं है, ये फैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या उसकी नॉन एग्जिस्टेंस जो हाईली प्रोबेबल है कि पूरा अनुमान है कि ऐसा नहीं हुआ है। दोनों ही सिचुएशन में कोर्ट उसको क्या मान लेगी, डिसअप्रूव मान लेगी। और कोर्ट उस सिचुएशन में वैसे ही एक्ट करेगी जैसे कि ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन जो है बिहेव करता है। नॉर्मल बुद्धि वाला इंसान भी उन सारी चीज़ों को देख के मान सकता है कि ऐसा कुछ भी नहीं वहाँ पे हुआ है। तो होपफुली अब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। इट इज़ क्लियर दैट डेफिनेशन ऑफ डिसअप्रूव इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द प्रूव्ड। हियर द कोर्ट, बिल्कुल उल्टी डेफिनेशन है डिसअप्रूव की, कि या तो कोर्ट उस फैक्ट पे बिलीव ही ना करे, या उसकी नॉन एग्जिस्टेंस जो है हाईली प्रोबेबल वहाँ पे है। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे प्रूव किया गया है। In this case, clarify by the example, A is alleged with the murder of B. A पे B को का मर्डर करने के आरोप है। A proves that he was imprisoned in the particular jail on the date on which the alleged incident is believed to occur. तो यहाँ पे A जो है ये कोर्ट में प्रूव कर देता है कि जिस दिन आप मेरे पे आरोप लगा रहे हैं कि मैंने ये मर्डर किया है, उस दिन तो मैं जेल में था। रिकॉर्ड ऑफ जेल इज ऑल्सो प्रूव्ड, और जेल का जो रिकॉर्ड था वो भी प्रूव हो गया कि जैसे उस दिन वो जेल में ही था। कोर्ट हैज़ डिसअप्रूव्ड द फैक्ट दैट ए मर्डर्ड बी बिकॉज इट इज़ हाईली improbable for A to murder B while being under the imprisonment। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जब वो जेल में था तो वो कैसे किसी का मर्डर कर सकता है। तो इस फैक्ट को जो है डिसअप्रूव कोर्ट मान लेती है कि उसने उसका मर्डर किया है। तो जब आप जो है किसी चीज़ को क्लियर कोर्ट में प्रूव कर देते हैं जो आपके अगेंस्ट आरोप लगे हैं, तो कोर्ट उस चीज़ को फिर डिसअप्रूव कर देगा, उस फैक्ट को डिसअप्रूव कर देगा कि मर्डर हुआ है। अब तीसरा आपके पास यहाँ पे नॉट प्रूव्ड। सेक्शन 3 सेज दैट अ फैक्ट इज सेड टू बी proved when it is neither proved not disapproved। कोई फैक्ट तब नॉट प्रूव्ड माना जाता है, सिद्ध हुआ ही नहीं, तब ये माना जाता है ना तो वो प्रूव हुआ ना वो डिसअप्रूव हुआ, तो उस कंडीशन में उसको नॉट प्रूव्ड बोलेंगे जो कि सिद्ध हुआ ही नहीं। Thus is the expression not proved is a mental situation between the proved और disproved। ये एक मेंटल सिचुएशन है प्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड के बीच। ना तो कोर्ट उस चीज़ को प्रूव कर सकी ना उसको डिसअप्रूव कर सकी। इसका बेनिफिट जो है सीधा जो है उस पर्सन को मिलता है। फिर इट रिजेक्ट बोथ प्रूव्ड एंड डिसअप्रूव्ड, ना तो चीज़ों को वो मानती है, सिद्ध मानती है, ना ही उसको असिद्ध मानती है। वेन एवर इट कैन नॉट बी सर्टनली सेड इन एनी मैटर ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। साक्ष्य लेने के बाद कोर्ट क्लियर नहीं है, वो कुछ नहीं बोल सकती कि ऐसा हुआ था, कोई इवेंट हुआ था, कोई इंसिडेंट हुआ या था नहीं हुआ था, कोर्ट इस पर कुछ नहीं बोल पा रही है, तो मान लीजिए कि वो नॉट प्रूव्ड है। तो ये प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड की बीच की सिचुएशन है। भगवान पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केसेस में AR 1974 सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, इन दिस केस इट हैज़ बीन सेड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट व्हेन अ ट्रुथ एंड द फॉल्स फैक्ट रिलेटेड इन अ सच अ वे दैट दे कैन नॉट बी सेग्रीगेटेड इट इज डीम्ड टू बी नॉट प्रूव्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला था कि जहाँ पे सच और झूठ जो है इतने आपस में जुड़े हुए हैं कि इन दूसरों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, हम नहीं मानेंगे कि वो प्रूव्ड है या डिसप्रूव्ड है, वो नॉट प्रूव्ड है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लीजिए। इट कैन बी शोन बाय एन एग्जाम्पल, इट इज़
एलिज ऑफ रॉबरी ऑफ बी, ए पे आरोप लगे हैं कि उसने बी के घर में एक डकैती की है, रॉबरी की है। देयर आर 2 आई विटनेस ऑफ द इंसिडेंट, वहाँ पे 2 आई विटनेस थे जिन्होंने उसके घर में चोरी होते हुए देखी थी, वो विटनेस थे, गवाही दी थी उन्होंने। बट बोथ द विटनेस हैज़ बिकम हॉस्टाइल, लेकिन कोर्ट में आके जब गवाही देने की बात आई तो उन्होंने बोला, वो दोनों हॉस्टाइल हो गए कि हमने तो ऐसी कोई चोरी होते हुए या रॉबरी होते हुए देखी नहीं। मतलब कि मेरे घर में चोरी हुई है, 2 पर्सन ने उसको देखा था, तो उस रॉबर को देखा था, तो अब मैं उनको अपने पक्ष में गवाही देने के लिए कोर्ट में ले जाऊंगा कि मेरे पक्ष में गवाही देगी कि हम, हाँ जी हमने भी इस पर्सन को देखा था। अब वो कोर्ट में जब आते हैं बोलते हैं कि हमने देखा ही नहीं, इट मीन्स वो क्या हो गए, हॉस्टाइल विटनेस हो गए। अब बताइए कैसे प्रूव किया जाएगा कि वहाँ पे रॉबरी हुई है या नहीं हुई है। इस सिचुएशन में बेनिफिट ऑफ डाउट उस रॉबर को मिल जाएगा, क्योंकि ना तो चीज़ जहाँ पे प्रूव है ना ही डिसअप्रूव्ड है। अब आपके पास है मे प्रज्यूम। सिद्ध तो आपने कैसे करना है कैसे नहीं करना, किसी चीज़ को मानना ना मानना डिपेंड करता है मे प्रज्यूम, शैल प्रज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ पे। एविडेंस लॉ जो है सेक्शन 3 के अंडर ये भी बताता है कि कब आप चीज़ को मान लेंगे, कब आपको मानना चाहिए और कब आपको मानना ही पड़ेगा, और कब जो है एक वो कंक्लूसिव प्रूफ है। मे का मतलब ये होता है जहाँ पे पॉसिबिलिटी कम होती है, शैल जब होता है तो फिर मानना ही पड़ता है, और कंक्लूसिव प्रूफ तो सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होती ही हैं। तो कोर्ट को एविडेंस लॉ की इन चीज़ों को भी फॉलो करना है। प्रिजम्पशन हैज़ इंपॉर्टेंट प्लेस इन एविडेंस और लॉ। प्रिजम्पशन जो होती है, आपका जो अनुमान जो होता है वो भी एविडेंस लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अकॉर्डिंग टू द एविडेंस लॉ द फैक्ट हैज़ टू बी प्रूव्ड बाय एनी एविडेंस, किसी भी फैक्ट को किसी एविडेंस से प्रूव किया जा सकता है। बट सम टाइम देर आर फ्यू सच फैक्ट्स विच आर डीम्ड टू बी प्रूव्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रिजम्पशन, लेकिन कई बार जो है कुछ ऐसे फैक्ट भी होते हैं जिनको प्रूव किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिजम्पशन, ऑन द बेसिस ऑफ अनुमान। Hence, the presumption of any fact is such conclusion or interference of its existence which without evidence on the basis of few other facts is already proved or deemed to be proved। तो presumption एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो है कुछ और एविडेंस के थ्रू चीज़ को प्रूव या फिर डिसअप्रूव जो है किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द बेस्ट वेयर द ट्रूथ और अनट्रूथ ऑफ अ फैक्ट कैन नॉट क्लियरली बी कंक्लूडेड, जहाँ पे सच और झूठ जो है क्लियरली कंक्लूड नहीं हो पा रहे हैं, देयर आर द पॉजिटिव और नेगेटिव एस्टिमेशन अबाउट इट्स ट्रूथ। तो उस ट्रुथ और अनट्रुथ के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव एस्टिमेशन होंगे विद द एडमिटेड और इस्टेब्लिश्ड फैक्ट ऑफ दैट बेसिस प्रोबेबल लॉजिक इज प्रिजम्पशन। तो जब आप उन चीज़ों को जो है अनुमान के बेसिस पे पाते हैं कि वो सच है या नहीं है, तो उसको जो है हम प्रिजम्पशन जो है यहाँ पे मानते हैं। तो अनुमान जो है आप लगाते हैं किसी चीज़ का। समटाइम देखिए इलिस्ट्रेशन है, देखिए स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम अ प्लेस मे लीड टू द प्रिजम्पशन विदाउट एनी एविडेंस दैट देयर मस्ट बी हैव बीन फायर। तो किसी जगह से धुआं निकल रहा है तो ये एक ऐसा अनुमान आप लगा सकते हैं कि कहीं पे आग लगी हुई है। प्रिजम्पशन आर ऑफ 3 काइंड, तो इस तरीके से प्रिजम्पशन जो है अनुमान से भी जो है आपके बार सच और झूठ का पता जो है आप लगा पाते हैं। तो कोर्ट इनको भी जो है एडमिट करता है एज ए एविडेंस। तो मे प्रिज्यूम क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं मे प्रिज्यूम क्या है। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डिफाइंस द टर्म मे प्रिज्यूम। मे प्रिज्यूम जहाँ पे कोर्ट उस पर विश्वास कर भी सकती है या नहीं भी कर सकती है। ठीक है जी। तो देखिए वेन एवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट द कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट इट मे ईदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसअप्रूव और मे कॉल इट फॉर प्रूफ ऑफ इट। तो बहुत देखिए बहुत इंटेलिजेंटली यहाँ पे लिखा है कि वेन एवर इट इज़ प्रोवाइडेड बाय, इस एक्ट के थ्रू जब ये बोला जाए कि कोर्ट किसी चीज़ को प्रिज्यूम कर ले या फिर इट में इधर गार्ड ए सच फैक्ट इज प्रूव, या किसी चीज़ पे विश्वास कर ले जब तक कि उसको डिसप्रूव वहाँ पे ना किया जा सके या कोर्ट कोई अनदर प्रूफ वहाँ पे ना मंगवा ले, तो कोर्ट उस फैक्ट को जो है वहाँ पे मान लेगी, प्रिज्यूम कर लेगी। दस मे प्रिज्यूम प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट टू प्रिज्यूम और नॉट रिगार्डिंग एनी फैक्ट। सेक्शन 4 प्रोवाइड दैट वेयर। देखिए सिंपल सी बात यह है कि कोर्ट मे प्रिज्यूम का यूज़ तभी करेगी। देखिए मे प्रिज्यूम में कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट के पास होती है डिस्क्रिप्शन पावर कि वो किसी फैक्ट को जो है प्रिज्यूम करे या ना करे। तो ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो उस साक्ष्य को माने या ना माने, ये कोर्ट पे डिपेंड करता है। देखिए
तो देखिए, does the may presume provide a discretion of the court to presume or not regarding any fact. Section 4 provide that where the court presume any fact it shall. तो जब भी कोर्ट किसी फैक्ट को presume करे या माने regard such fact as proved unless it is proved, तो कोर्ट उस फैक्ट को प्रूव मान सकती है जब तक कि उसको कोई आके डिसअप्रूव ना कर दे या दूसरा कोर्ट उसके लिए कोई अनदर प्रूफ वहाँ पे ना मांगे। तो अगर ये दो चीज़ें वहाँ पे होती हैं, नहीं होती हैं, तो उस फैक्ट को, सॉरी, अगर वो चीज़ें नहीं होती हैं वहाँ पे, तो उस फैक्ट को प्रिज्यूम किया जा सकता है, उस एविडेंस को प्रिज्यूम किया जा सकता है। किस सिचुएशन में? कोर्ट उसको प्रूव कर दे और कोई भी आके उसको डिसअप्रूव ना कर सके। एक बात मैं बोल रहा हूँ कि मेरे घर पे चोरी हुई है और कोर्ट इस चीज़ को मान लेती है कि मेरे घर पे चोरी हुई है, तो कोर्ट इसको प्रिज्यूम कर लेगी अनटिल कि वहाँ पे कोई आता है, दूसरा पर्सन प्रूव कर देता है कि जिस दिन घर पे चोरी हुई थी उस दिन तो मैं घर पे था ही नहीं, तो यहाँ पे अब डिसप्रूव हो गया। तो अगर कोई भी उसको उस फैक्ट को अगर कोई भी डिसअप्रूव नहीं कर पाता है और ना ही कोर्ट कोई और उस फैक्ट के लिए कोई प्रूफ मांगती है, तो ये मान लिया जाएगा कि फैक्ट प्रिज्यूम है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान में समझना आपने कि मे प्रिज्यूम में कोर्ट जो है के पास ये डिस्क्रिशन पावर होती है कि वो किसी फैक्ट को प्रिज्यूम करें या ना करें, मींस कि उस फैक्ट को माने या ना माने, ये कोर्ट पे डिपेंड करता है। देखिए, when a man has not been heard for the 7 years by those who would have naturally heard of him if he had been alive, his death shall be presumed. Such death is called civil death. You know very well in the family law that you have already studied that thing कि अगर कोई भी पर्सन 7 सालों तक दिखाई नहीं देता है, जिनके पास वो होना चाहिए था, जिनको उसके बारे में पता होना चाहिए था, तो ये मान लिया जाएगा कि वो मर चुका है और इसी को सिविल डेथ बोला जाता है। तो यहाँ पे मान लिया कोर्ट ने कि एक तो 7 साल हो गए और दूसरा ना ही 7 साल ने किसी ने उसको देखा ना उसके बारे में सुना, तो हम उसको मान लेंगे कि वो मर चुका है। शैल प्रिज्यूम, अब कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो माने या ना माने या उसके रिगार्डिंग कोई और वहाँ पे प्रूफ माने या फिर वहाँ पे कोई पर्सन आए और ये प्रूव कर दे कि वो अभी जिंदा है। अगर ऐसी दो चीज़ें वहाँ पे नहीं होती हैं तो ये प्रिज्यूम थिंग मानी जाएगी। शैल प्रिज्यूम, सेक्शन 4 ऑल्सो शैल प्रिज्यूम में चीज़ों को मानना ही पड़ता है। सिंपल, पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोर्ट को अगर कोई चीज़ एक्सेप्ट करनी है तो फिर उसको करनी ही करनी है, उसके पास ऑप्शन वहाँ पे नहीं होता है। वेन एवर इट इज़ डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट, इस एक्ट के थ्रू जब ये डायरेक्ट किया जाता है कोर्ट को कि वो किसी फैक्ट को प्रिज्यूम कर ले, तो वो उसको प्रिज्यूम कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिसअप्रूव्ड। 10 देखिए यहाँ पे लिखा है शैल प्रिज्यूम मीन्स अ कोर्ट शैल प्रिज्यूम एनी फैक्ट अनटिल इट इज़ डिसअप्रूव्ड। तब जब तक कि उसको उस फैक्ट को वो प्रिज्यूम मानेंगे जब तक कि उसको कोई आके डिसअप्रूव नहीं कर, जब तक वो फैक्ट जो है कोर्ट उसको मान लेगी जब तक कि उसको कोई डिसअप्रूव वहाँ पे ना कर दे। इन अदर वर्ड शैल प्रिज्यूम मीन्स इरवोकेबल एंड डेफिनेट प्रिजम्पशन। इसका मतलब यही हुआ जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि शैल प्रिज्यूम, अगर कोर्ट किसी इस शैल प्रिज्यूम के अंडर अगर कोर्ट किसी फैक्ट को प्रिज्यूम करती है तो वो उसकी इरवोकेबल डेफिनेट प्रिजम्पशन होगी, जिसको अब जो है वो हमेशा बनी रहेगी कि तब तक कि जाके उसको जब तक कोई इसको आके डिसप्रूव ना कर दे वो प्रिजम्पशन उसकी बनी ही रहेगी। लेकिन मे प्रिज्यूम के केसेस में उसकी प्रिजम्पशन जो है कोर्ट कभी भी बदल भी सकती है, जैसे आपने देखा कि वहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर होती है। देखिए जैसे कि इलस्ट्रेशन आपके पास है, वेयर एनी एक्यूज charge of a murder pleads of exceptions owing or to his unsoundness of mind, there has he has to prove his unsoundness। तो अगर यहाँ पे किसी पे मर्डर का आरोप लगा है तो ये चीज़ कोर्ट अब मान लेगी कि उसने मर्डर किया है जब तक कि कोई वो ऐसा एक्सेप्शन वहाँ पे ना दे दे कि जब उसने मर्डर किया वो अनसाउंड माइंड था। तो जब तक वो अनसाउंड माइंड अपने आप को कोर्ट में प्रूव नहीं कर देता, कोर्ट यही मानेगी कि मर्डर उसने किया है। अब ये उसकी इरवोकेबल और डेफिनेट प्रिजम्पशन है, ठीक है जी। ही हैज़ टू प्रूव हिज तो उसको अपनी अनसाउंड माइंड को प्रूव करना है, बिकॉज कोर्ट शैल प्रिज्यूम अब्सेंस ऑफ सच सर्कम, अदरवाइज वो उसको शैल प्रिज्यूम कर लेगी, वहाँ पे उसको 100% प्रिज्यूम वहाँ पे कर लेगी। एक केस लॉ भी आपके पास श्रीधर दे वर्सेस कल्पना दे AR 1987 का केस है। इट हैज़ बीन हेल्ड बाय द हाई कोर्ट ऑफ द कोलकाता दैट वेयर एनी मैरिज इज प्रूव to have been celebrated, the court shall presume that all ceremonies of the marriage has been completed। तो अगर एक शादी हुई है और शादी में वो सारी जो है शादी सेलिब्रेट हुई है, सारी रस्में निभाई गई हैं, तो कोर्ट जो है उसको वहाँ पे
शेल प्रिज्यूम करेगी, उसको मान लेगी, उसका अनुमान लगा लेगी कि वो चीज़ हुई है, अनटिल कि वहाँ पे आके कोई उस चीज़ शादी की रिकॉग्नाइजेशन को या वैलिडिटी को डिसअप्रूव ना कर दे। ठीक है जी, तो जहाँ तब तक वो कोर्ट उसको मानेगी। तो शेल प्रिज्यूम्पशन जो होती है वो एक डेफिनेट और इरवोकेबल प्रिजम्पशन होती है जब तक कि आप उसको डिसअप्रूव ना कर दें। लेकिन मे प्रिजम्पशन जो होती है उसमें कोर्ट के पास डिस्कशन होती है कि वो उसको प्रिज्यूम कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, आज भी कर सकती है, कल को भी कर सकती है, कल को भी मुक्त कर सकती है, कल उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है। तो देखिए आपके पास, देखिए अब यहाँ पे डिफरेंस बहुत जरूरी है। द डिफरेंस बिटवीन द मे प्रिज्यूम एंड शेल प्रिज्यूम हैज़ बीन क्लियरली clarified by the High Court of Patna in the case of हरदान वर्सेस दुखों का केस यहाँ पे है, ये 1990। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है, द मेन डिफरेंस बिटवीन द मे प्रिज्यूम एंड शेल प्रिज्यूम इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट। तो मे प्रिज्यूम में जो है कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो किसी फैक्ट को प्रिज्यूम करे या डिसअप्रूव करे, वेयर एज देयर इज नो डिस्क्रिशनरी पावर इन शेल प्रिज्यूम। लेकिन शेल प्रिज्यूम के केसेस में कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है। अगर उसने किसी फैक्ट को प्रिज्यूम कर लिया है तो वो हमेशा रहेगा जब तक आके उसको डिसप्रूव ना कर दे। लेकिन मे प्रिज्यूम के केसेस में कोर्ट के पास ये पावर होती है कि आज चाहे आपने किसी फैक्ट को जो है कोर्ट में प्रिज्यूम कर लिया है, कल को आप उस फैक्ट को प्रिज्यूम करने से मना भी कर सकते हैं। ठीक है जी। कंक्लूसिव प्रूफ आपके पास क्या है? कंक्लूसिव प्रूफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेटी फॉर ऑल। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास एक प्रूफ होता है। कोर्ट इस पर हमेशा, कोर्ट कभी भी इसको डिसअप्रूव कर ही नहीं सकती, कोर्ट इटसेल्फ भी इसको कभी भी डिसअप्रूव नहीं कर सकती। देखिए एग्जांपल के थ्रू देखिए आप, देखिए पहले सेक्शन 4 में क्या लिख रखा है, व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ। इस एक्ट के थ्रू अगर किसी एक्ट को, किसी फैक्ट को कंक्लूसिव प्रूफ माना गया है तो कोर्ट उसको कभी भी ना तो डिसअप्रूव कर सकती है और हमेशा उसको अप्रूव ही मानेगी, कभी भी उसको डिसअप्रूव नहीं कर सकती है। दस कंक्लूसिव प्रूफ इज सच इंटरफेरेंस विच कैनॉट बी डिसअप्रूव्ड बाय एनी कॉन्ट्ररी एविडेंस। कंक्लूसिव प्रूफ एक ऐसा इन्फरेंस है कि ऐसा अनुमान है जिसको कोर्ट कभी भी किसी भी एविडेंस के थ्रू जो है डिसअप्रूव कर ही नहीं सकती, कोर्ट भी नहीं कर सकती। कैसे? देखिए एग्जांपल आपके पास ये है, एविडेंस लॉ का सेक्शन 112 आपके पास है। देखिए 112 क्या बोलता है, द फैक्ट दैट एनी पर्सन वॉज बॉर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ द वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन और विद इन द 280 डेज आफ्टर इट रेजोल्यूशन। तो 280 दिन जो है शादी को हुए और उसके बीच में कोई बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद अगर कोई शादी ख़त्म हो जाती है या उसकी डेजोल्यूशन हो जाती है तो कोर्ट ये मानेगी, और अगर वहाँ पे कोई बच्चा होगा तो कोर्ट ये मानेगी कि ये बच्चा उसी फैमिली का है, उसी दंपति का है। और दूसरी बात यहाँ पे ये कि उसके बाद उस मदर ने कहीं और शादी भी नहीं की। तो दो चीज़ें अगर प्रूव हो जाती हैं तो ये एक कंक्लूसिव प्रूफ रहेगा। क्या? कि कोई बच्चा अगर शादी के बाद पैदा होता है और शादी जो है 280 दिन चलती है और उसके बाद उसकी वो शादी जो है टूट जाती है और उस मदर ने कहीं और शादी भी नहीं की, तो इट इज़ द कंक्लूसिव प्रूफ फॉर द कोर्ट दैट इज़ अ वैलिड मैरिज, और जो बच्चा जो वहाँ पे हुआ है वो उसी मैरिज से वहाँ पे हुआ है। Unless it can be shown that the parties to the marriage had no access to each other at any time when he could have been begotten। या फिर कोर्ट ये वो पर्सन ये कोर्ट में प्रूव कर दें कि मैरिज के टाइम पे दोनों पार्टीज एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं जब वो बच्चा पैदा हुआ था, ये अलग बात है। अदरवाइज ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको हमेशा कोर्ट जो है कंक्लूसिव प्रूफ वहाँ पे मानेगी। लेकिन किसी बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ स्कूल में है, एंट्री है, उसको कभी भी जो है कंक्लूसिव प्रूफ वहाँ पे नहीं माना जाता है, जो है भामी देवी वर्सेस कृष्ण चंद्र सवन के केसेस में ये बोला गया। सो होपफुली आपको यहाँ पे जो है मे प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, और साथ में प्रूव, डिसअप्रूव और नॉट प्रूव भी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच।